गाइस, वेलकम टू एसएम लॉ क्लासेस। मैं दिल नवाज और आज हम बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक परीक्षा यानी कि प्रोबेशन पर, जिसमें हम देखेंगे कि प्रोबेशन क्या होता है और इसकी कुछ डेफिनेशन देखेंगे, इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देखेंगे यानी कि मीनिंग ऑफ द प्रोबेशन, डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेशन, प्रोबेशन एंड डिमेरिट्स। ठीक है, इसका अर्थ, परिभाषाएं एवं इसके लाभ और हानियां हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका अर्थ के परीक्षा क्या होता है, ये कब दिया जाता है और किन व्यक्ति को ये दिया जाता है, क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या हानियां हैं और क्या इसका प्रभाव पड़ता है, हम वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसका अर्थ कि प्रोबेशन जो शब्द है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। वो एक लैटिन वर्ड है प्रोबेट से, जिसका तात्पर्य है परीक्षणीय, प्रमाणित करना। जिसका प्रोबेट का जो मीनिंग होता है वो तो या तो परीक्षण करना होता है, ये प्रमाणित करना होता है। और प्रोबेशन में अपराधी के साथ सहानुभूति रखते हुए उसे सजा न देकर सुधारात्मक उपचार दिया जाता है। यानी परीक्षा है वो एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी अपराधी को, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, उसको सजा ना दे करके कुछ सहानुभूति उसके प्रति, सुधारात्मक उपचार उसको प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, परीक्षा का अर्थ किसी सजा को अच्छे आचरण के आश्वासन पर कुछ अवधि के लिए स्थगित करना है। यानी कि जो परीक्षा होती है वो एक ऐसी स्थिति है, अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, उसकी जो उसे सजा मिलने वाली थी या फिर जिस दंड से उसे दंडित किया जाना था, उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है अच्छे आचरण के लिए। यदि अपराधी परीक्षा अधिकारी के आज्ञाओं का उल्लंघन करता है या पुनः अपराध की ओर गतिशील होता है, तो उसे पुनः दंड का भागी होना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि जो प्रोबेशन अधिकारी है यानी कि जो प्रोबेशन ऑफिसर है, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसके कंडीशंस के अधीन यानी कि शर्तों के अधीन उस व्यक्ति को छोड़ा जाता है जिसने कोई अपराध किया है। अगर वो उनका उल्लंघन करता है तो उसको फिर से अरेस्ट किया जा सकता है या उसको फिर से दंड दिया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे इसकी परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेशन। विभिन्न विद्वानों ने परीक्षा के निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। जो सबसे पहले एक जूरिस्ट हैं कॉनमैन, उनके अनुसार अगर हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि परीक्षा अपराधियों के उपचार की एक ऐसी पद्धति है जिसमें उन्हें न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों पर परीक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में सदाचार पर छोड़ दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इनके कहने का क्या तात्पर्य है, इनका कहने का यह है कि जो प्रोबेशन है, जो परीक्षा है, एक ऐसी पद्धति है, उपचारात्मक पद्धति है जिसमें किसी व्यक्ति को किन्हीं शर्तों के अधीन छोड़ दिया जाता है और किसके मार्गदर्शन में, परीक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में। दूसरे जूरिस्ट हैं हमारे सदरलैंड, जिनका कहना है कि परीक्षा से दोष अपराधी के दंड के निलंबन के दौरान की एक ऐसी हैसियत है जिसमें उसे सदाचरण की शर्त पर स्वतंत्रता मिली हुई होती है और जिसे राज्य व्यक्तिगत निरीक्षण द्वारा सदाचरण बनाए रखने में उसे सहायता देने का प्रयास करता है। इनका कहना क्या है, जिससे दोष व्यक्ति यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका दोष सिद्ध हो चुका है, ठीक है, और उसकी सजा मिलने वाली थी लेकिन उसको सजा ना दे करके उसको परीक्षा पर छोड़ दिया गया है, यानी कि वो निलंबन की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें उसे कुछ फ्रीडम्स मिली रहती है, कुछ स्वतंत्रताएं मिली रहती है। किस चीज से स्वतंत्र मिली रहती है कि उसे कारागार में नहीं डाला जाता और जो राज्य है उसे सदाचरण बनाए रखने में उसके लिए सहायता प्रदान करता है। देखो, अभी हमने देखा है इसका मीनिंग और इसके हमने कुछ डेफिनेशन देखी है। अब हम देखते हैं कि जो परीक्षा है यानी कि जो प्रोबेशन है वो भारत में यानी कि इंडिया में कहाँ तक मान्य है, क्या परीक्षा का जो प्रावधान है वो भारत में है या नहीं है, तो हम उसको देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम परीक्षा शब्द का प्रयोग दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 562 के अंतर्गत किया गया था। यानी कि जो फर्स्ट टाइम जो प्रोबेशन वर्ड यूज किया गया था वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जो सेक्शन है 562, उसके अंतर्गत उसको जिक्र उसमें किया गया था, जिसके अंतर्गत उन प्रथम अपराधियों को परीक्षा पर छोड़ने की व्यवस्था है जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है और जिन्हें 7 वर्ष से कम सजा सुनाई गई है। यानी कि इसमें क्या गया है कि जिसके अंतर्गत उन प्रथम अपराधियों को परीक्षा पर छोड़ने की व्यवस्था है जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है और जिन्हें 7 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है। इसका कहने का तात्पर्य है कि जो धारा थी 500, धारा 562 सेक्शन 562, इसमें जो बोला गया था, जो प्रथम अपराधी यानी कि जो फर्स्ट टाइम कोई क्राइम करता है, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर बना हुआ है और जिसकी एज कम है, कितने साल से, 21 साल से कम है, और जो सजा उसको दी गई है उस अपराध के लिए वो 7 साल से कम है, तो ऐसे ही व्यक्ति को प्रोबेशन पर छोड़ा जाता था। जिन व्यक्तियों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा सुनाई हुई है उन्हें परीक्षा पर छोड़ा नहीं जा सकता था। इसमें एक शर्त यह थी कि जिन्हें या तो मृत्युदंड यानी कि कैपिटल पनिशमेंट दिया गया हो या लाइफ इम्प्रिजमेंट उनको दिया गया हो, तो उनको जो परीक्षा पर नहीं छोड़ा जा सकता था। लेकिन 1923 में इस धारा के अंतर्गत संशोधन किया गया और परीक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त रूप से विस्तृत कर दिया गया। यानी कि 1923 में एक अमेंडमेंट लाया गया जिसमें जो धारा 562 थी इसके जो क्षेत्र को अधिक विस्तृत कर दिया गया। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट करके
और उसके बाद अगर हम बात करें तो सन 1931 में केंद्र सरकार ने समस्त देश के लिए परिवीक्षा के एक सार्वभौमिक विधि का प्रारूप तैयार किया, किंतु दुर्भाग्यवश ये विधेयक कानून का रूप प्राप्त नहीं कर सका। क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1931 में एक विधायक लाए, एक बिल पेश किया, किसके लिए, जो पूरी इंडिया के लिए, ठीक है, होल इंडिया के लिए एक विधि बनाया जाए, किसके रिगार्डिंग, परीक्षा के लिए, प्रोबेशन के रिगार्डिंग एक विधि बनाया जाए, उसको लेकर के एक बिल पारित किया गया, परंतु उस पे वो कानून नहीं बन पाया। फलस्वरूप केंद्र सरकार ने सभी प्रांतीय सरकारों को यह सूचित किया कि यदि वे अपने राज्य के लिए परिवीक्षा कानून का निर्माण करते हैं तो वो केंद्र सरकार को इस संबंध में किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं होगी। यानी कि जब पहले क्या हुआ, 1931 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल लाए, लेकिन उस पर कानून नहीं बना, तो उसमें क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी जो राज्य सरकारें थी उनसे कहा कि अगर आप अपने यहाँ ये जो प्रोबेशन का प्रोविजन है, परिवीक्षा का जो प्रावधान है, अगर वो लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं अपने स्तर पर, उससे किसी प्रकार की जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई आपत्ति उसमें नहीं होगी। जिसमें क्या हुआ, उसके बाद जो राज्य सरकारें थी उनमें से मद्रास सरकार ने क्या कहा, मद्रास अपराधी प्रोबेशन अधिनियम 1937 बनाया। उत्तर प्रदेश में बना उत्तर प्रदेश प्रथम अपराधी प्रोबेशन अधिनियम 1938। बम्बई अपराधी प्रोबेशन अधिनियम 1937 पारित किए गए। तो इस प्रकार से सभी राज्यों ने, मोस्टली सभी राज्य थे, उन्होंने अलग अलग अपने स्तर पर अलग अलग जो प्रोबेशन एक्ट है वो बनाए, जिसमें से 1937 में मद्रास अपराधी प्रोबेशन अधिनियम बना। उसके बाद उत्तर प्रदेश अपराधी प्रोबेशन अधिनियम बना। उसके बाद बम्बई अपराधी प्रोबेशन अधिनियम बना। ठीक है, दिल्ली में 1951 में उत्तर प्रदेश का प्रथम अपराधी परीक्षा कानून लागू किया गया। यानी कि जो उत्तर प्रदेश प्रथम अपराधी प्रोबेशन एक्ट बना था उसको लागू किया गया 1951 में। भारत में 16 वर्ष से कम आयु के अपराधियों के लिए परीक्षा बाल अधिनियम मुंबई, मद्रास, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में लागू किया गया। एज बताई, एज लिमिट बताई थी, उसमें बताया गया था जो 16 वर्ष से कम आयु के कोई भी अपराधी है उसे ही परीक्षा पर छोड़ा जाएगा। तो इसके लिए अलग अलग स्टेट्स यानी कि मुंबई, मद्रास, आंध्र प्रदेश में जो ये परीक्षा का जो कानून है उसे लागू किया गया। और जिन राज्यों में प्रवेशन कानून नहीं था उन्हें प्रवेशन प्रदान करने के लिए तथा जिन राज्यों में प्रवेशन कानून विद्यमान था उनमें एकरूपता लाने के लिए उद्देश्य से केंद्र सरकार ने भारतीय परीक्षा अधिनियम 1958 पारित किया। और जब सभी राज्यों ने अलग अलग प्रकार से अपने यहाँ जो परीक्षा का प्रोविजन किया, उसको दृष्टिगत रखते हुए जो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो जहाँ पर जिन राज्यों में प्रवेशन का प्रावधान नहीं किया गया था उनमें, और या फिर जिनमें किया गया था उनमें अलग अलग प्रोविजन थे, किसी में कितना एज बताया गया, किसी में कुछ कंडीशंस बताई गई, किसी में कुछ कंडीशंस बताई गई। इन्हीं को एक रूपता लाने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट बनाया, भारतीय परीक्षा अधिनियम यानी कि इंडियन प्रोबेशन एक्ट 1915 एक्ट बनाया गया। इसी प्रकार से 1958 में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम पारित होने के बाद भारत में लगभग सभी राज्यों में परिवीक्षा की व्यवस्था लागू कर दी गई। यानी कि जो अब एक्ट बना था, ये 1950 एक्ट बना था भारतीय परीक्षा अधिनियम, वो लागू कर दिया गया और जो संपूर्ण भारत में लगभग समस्त राज्यों में जो परीक्षा का जो प्रावधान है, जो कानून है, उसे लागू कर दिया गया। ठीक है, अभी हमने देखा इसकी अर्थ देखा, इसकी परिभाषा देखी और उसके देखे हमने कि भारत में क्या इसकी स्थिति है, क्या इसकी मान्यता है। अब हम देखते हैं जो परीक्षा है यानी कि जो प्रोफेशन है उसके क्या बेनिफिट्स हैं या फिर क्या उसके लॉस, जो लॉस हैं वो क्या है, या मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, उसका हम उसको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे परीक्षा के लाभ। परीक्षा से व्यक्ति और समाज को निम्नलिखित लाभ होते हैं। वो क्या होते हैं, परीक्षा द्वारा अपराधी को कारागार के गंदे वातावरण से मुक्ति मिल जाती है। परीक्षा चिकित्सा की एक प्रक्रिया है जिसमें अपराधी का उपचार बीमार व्यक्ति की तरह होता है। परीक्षा द्वारा अपराधी मनोवृत्ति में सुधार संभव हो जाता है। इसमें कुछ निश्चित शर्तों का पालन करना होता है जिससे अपराधी में अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। पांचवा है, इस व्यवस्था के अंतर्गत अपराधी पुनः सामान्य जीवन बिताने लगता है। परीक्षा कारागार अन्य संस्थाओं की अपेक्षा पर्याप्त सस्ता होता है, इसमें व्यर्थ का खर्च नहीं होता है। परीक्षा के अंतर्गत अपराधी समाज में कैदी के लांछन युक्त संबोधन से बच जाता है। परीक्षा काल में परीक्षाधीन व्यक्ति जो भी व्यवसाय करते हैं इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तथा राज्य को उनके भरण पोषण पर खर्च नहीं करना पड़ता है। परीक्षाधीन अपराधी समाज में रहकर अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति करता है और उसे परिस्थितियों से संघर्ष पर उन पर सफलता पाने का परीक्षण मिलता है। होता क्या है, देखो इसमें क्या क्या इसमें बेनिफिट्स बताए गए हैं, इसमें बताए गए हैं जो अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और उसे प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाता है, उसे परीक्षा पर छोड़ दिया जाता है, एक तो जो कारागार का जो गंदा वातावरण है उससे उसे निजात मिल जाती है, यानी कि उसे जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उनके साथ रहना नहीं पड़ता है, या फिर जो भी वहाँ की जो स्थिति है उसका सामना उसे नहीं करना पड़ता है।
इसमें क्या होता है, एक इसे एक बीमार व्यक्ति की तरह मान लिया जाता है कि उसका कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थिति है, वो चाहे मानसिक उसकी परिस्थितियां, या उसका फाइनेंशियल उसकी कोई भी ऐसी कंडीशन हो, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कारण रहा हो जिसके कारण से उसने अपराध किया है, उसको देखा जाता है, उसमें सुधारात्मक उपचार उसको प्रदान किया जाता है। और इससे कहीं ना कहीं एक बेनिफिट ये भी होता है, अगर किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाता है, जो उसकी मनोवृत्ति है, हो सकता है उसको परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाए, उसको अपनी जो गलती है उसका एहसास हो जाए, या फिर उसको पछतावा हो जाए, जिसके कारण से जो कि आपराधिक मनोवृत्ति है उसकी, आपराधिक मानसिकता है उसमें उसको किसी प्रकार का सुधार किया जाना संभव हो जाता है। साथ ही साथ इसमें कुछ कंडीशन लगाई जाती हैं कि आप ये कार्य कर सकते हैं या आप वो कार्य नहीं कर सकते हैं। और इस चीज के लिए एक जो प्रोबेशन ऑफिसर है उसको एक अपॉइंट किया जाता है, जो इस इन सब चीजों पर नजर रखता है और टाइम टू टाइम उसकी रिपोर्ट भी देता है। तो इससे क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो एक अनुशासनात्मक दृष्टिकोण में आ जाता है, यानी कि जो अनुशासनात्मक जीवन है वो अपना बिताने लगता है वो सामान्य रूप से उसमें। और साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को परीक्षा पर छोड़ा जाता है, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ काम करता है, कोई व्यापार करता है, तो उससे क्या होता है, उसमें जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। साथ ही साथ जो राज्य होता है, अगर वो राज्य किसी व्यक्ति को कारागार में रखते हैं, उसको खाना खर्चा भी उसको देना होता है, और उसकी जो चिकित्सा उपचार है उसको वही प्रोवाइड कराना पड़ती है। तो कहीं ना कहीं व्यर्थ में उसको ज्यादा खर्च जो होता है वो व्यर्थ होता है राज्य का। परंतु अगर किसी व्यक्ति को परीक्षा पर छोड़ दिया जाता है तो इसमें किसी प्रकार का राज्य का कोई भी खर्च नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक देखा हमने इसके बेनिफिट्स। अब हम इसकी हानि की बात करते हैं, यानी कि इसके डिमेरिट्स की बात करते हैं। तो जो परीक्षा व्यवस्था है इसके निम्नलिखित दोष दोष भी हैं। वो क्या दोष हैं उसका हम वन बाय वन देखें। तो ऐसे में अपराधी को अपराध के लिए दंड नहीं मिलता है, जो न्याय की शाश्वत मान्यता के खिलाफ है। अक्सर समस्त किशोर और प्रथम अपराधी को परीक्षा पर छोड़ दिया जाता है, जिससे वे अपराधिता की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसका कहने का तात्पर्य है कि देखो, जो दंड का उद्देश्य है वो न्याय दिलाना है। ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कोई भी अपराध के विरुद्ध अगर दंड नहीं दिया जाता, तो कहीं ना कहीं उसको प्रमोट किया जाता है कि अगर आप ये अपराध करते हैं, अगर उसे सजा नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं उसको प्रमोट होगा और वो अदर अदर अपराध करने की वो कोशिश करेगा। तो उससे क्या होता है, वो अदर जो अपराध हैं उनको करने के लिए आकर्षित होता है। साथ ही साथ हम देखते हैं जो फर्स्ट टाइम अगर कोई क्राइम करते हैं, या फिर जो किशोर होते हैं, ठीक है, उनको ज्यादातर उन्हीं को परीक्षा पर छोड़ा जाता है। परंतु क्या होता है, वो समाज में फिर से आते हैं और इसी प्रकार से वो कार्य करने लगते हैं। अनेक दोषित अपराधियों के बारे में जानना संभव नहीं होता कि उन्होंने ये अपराध पहली बार किया है या वह अभ्यस्त अपराधी हैं। यदि संभावना के आधार पर अपराधी को छोड़ दिया जाए तो ये परीक्षा के मूल सिद्धांतों के प्रतिकूल होगा। तो क्या होगा कि अगर कोई, जैसे कोई व्यक्ति है और उसने कोई ऑफेंस किया है, उसे कोर्ट के सामने उसे लाया गया है, तो कहीं ना कहीं काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, फिर कुछ ऐसी परिस्थिति होती है, ये जानना संभव नहीं हो पाता कि ये जो ये अपराधी है जो आज हमारे सामने उपस्थित हुआ है, इसने फर्स्ट टाइम किया है या इससे पहले भी वो किसी प्रकार का कोई अपराध कर चुका है। तो उससे क्या होता है, अगर हम केवल संभावना के आधार पर कि हाँ इसने फर्स्ट टाइम ही किया होगा, उसी आधार पर अगर हम उसे छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, जो परीक्षा के मूल सिद्धांत है, मूल सिद्धांत क्या है, तो उसका मूल सिद्धांत यह है कि जो कंडीशंस हैं उसको फॉलो किया जाए, और उनको अगर उल्लंघन करता है तो उसे उसी प्रकार का दंड दिया जाएगा अगर वो फिर से अपराध करता है। ठीक है। परीक्षा अधिकारियों में अपने कार्य के प्रति उत्साह की कमी के कारण, आवश्यक योग्यताओं की कमी तथा कार्यभार की अधिकता के कारण वे प्राय कुशल एवं निष्क्रिय होते हैं। जो यहाँ पे बात करी गई है, किसकी बात की गई है, परीक्षा अधिकारी की, प्रोबेशन ऑफिसर्स की बात की गई है। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, प्रोबेशन ऑफिसर वो ऑफिसर्स होते हैं जो कि अगर किसी व्यक्ति को छोड़ा जाता है परीक्षा पर, वो उस पर निगरानी रखते हैं, उसकी रिपोर्ट पेश करते हैं, और जो कंडीशंस वो लागू करते हैं वो उस व्यक्ति उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज का जो कार्य का दायित्व होता है वो प्रोबेशन ऑफिसर्स का होता है। ठीक है। परंतु क्या होता है, अगर इस प्रकार से वो कार्य नहीं करते हैं, या फिर उनमें जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी उस प्रकार की अगर क्वालिफिकेशन नहीं होती है, या फिर वो किसी प्रकार से कार्य करने को उनका मन नहीं होता है, इसी प्रकार से कार्य नहीं करते हैं, इसका भी गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक है। चूंकि पर्यवेक्षक को निरीक्षण तथा अन्य प्रकार की सुविधाएं एवं सूचनाएं प्रदान नहीं की जाती हैं, फलस्वरूप सुधार में पर्याप्त बाधा आ जाती है। जो पर्यवेक्षक होता है उसे सही प्रकार से सुविधाएं, ये सूचनाएं नहीं मिलती हैं, जिससे क्या होता है, सुधार में जो है पर्याप्त बाधा आती है। चूंकि अपराधी पुनः उसी समुदाय में वापस आ जाता है जहां उसने अपराध करना सीखा है, अतः ऐसी अवस्था में उसके सुधार के अवसर बहुत सीमित हो सकते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, इसमें कहा है कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, यानी कि सोसाइटी में कोई अपराध करता है, या फिर उसका ऐसा उसकी ऐसी सोसाइटी है, या फिर ऐसे वो गिरोह के साथ रहता है, या फिर ऐसे समाज के साथ रहता है जहाँ पर जो समाज की जो स्थिति है वो ऐसी है जहाँ अपराधिता का जन्म होता है। ठीक है। अगर परीक्षा पर उसे व्यक्ति को छोड़ दिया तो वहीं से वो फिर से दोबारा उसी परिस्थितियों में चला जाएगा, या फिर उसी माहौल में चला जाएगा। फिर से क्या होता है, वो और अच्छे से उन्हें करना सीख लेता है, या फिर और ज्यादा अपराध करने लगता है। तो जो उसकी सुधरने की जो संभावना है उसमें कमी आ जाती है।
ठीक है, इसी प्रकार से हमने यहाँ आज देखा है परीक्षा का मीनिंग, डेफिनेशन देखी है, मेरिट एंड डिमेरिट्स देखी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, या फिर किन अपराधों में ऑफेंस हैं जिनमें परीक्षा पर किसी व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है, या उसको ऐसे कौन से अपराध है जिनमें परीक्षा पर व्यक्ति को छोड़ा नहीं जा सकता है। तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।